दोस्तों, निराला का जीवन कितना विद्रोह से भरा पड़ा था और उनको कितना लोगों ने परेशान किया, कितना उनको सताया। संपादकों ने, प्रकाशकों ने, पाठ लोगों ने, आस पड़ोस के लोगों ने, कवियों ने उनका जितना अपमान करना, उनको जितना परेशान करना किया गया। लेकिन निराला सच्चे मन से अपने काम में लगे हुए थे और निराला के जीवन को समझेंगे हम तो पता चलेगा कि निराला का कवि अपने समय में जितना अधिक विवादास्पद रहा, कालांतर में उतना ही अधिक निर्विवाद और सर्वग्राह्य सिद्ध हुआ है। मतलब बाद में जब उनकी रचनात्मकता को लोगों ने पढ़ना, लिखना, समझना शुरू किया तो समझे कि वाकई उनकी रचनात्मकता में क्या है। कोई कलाकार जब रूढ़ी जर्जर परंपराओं को छोड़कर नवीन जीवन शैली का विधान करता है तो साधारणतः पुरानी पीढ़ी उसका स्वागत नहीं करती, उल्टे नए निर्माता के प्रति अपरूप उद्गार प्रकट करती है। विवर व्याग्र आलोचकों ने उन पर आक्रमण किए, प्रज्ञाचक्षु संपादकों ने उनकी रचनाएं नहीं छापी। जिस मुक्त छंद, उद्दाम आवेग और दार्शनिक ओजस्विता के साथ उन्होंने हिंदी में प्रवेश किया, उन्हें समझने में देर हुई। उनके अंतर्विरोधों, संघर्ष और अनगढ़ व्यक्तित्व के विवादास्पद की आग में घी का काम किया, पर इतिहास को इस दृष्टा कवि की देर से ही सही पहचान करनी पड़ी। देखिए कि वो जब उस दुनिया में प्रवेश करते हैं अपनी पूरी तैयारी के साथ, लेकिन शायद उनको लोगों ने समझा नहीं, या उस समय तक समाज में उस प्रगतिशील चेतना का निर्माण नहीं हुआ था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनकी जो जूही की कली जो कविता हम पढ़ते हैं, जो बहुत फेमस है, उसको 17 बार लौटाया। ऐसे ही उनकी बहुत सारी कविताओं को लौटाया गया। उन्हें कवि मानने से इनकार किया गया, उन्हें अपमानित किया गया, समाजद्रोही कहा गया, हिंदू समाज के विरोधी कहा गया, ब्राह्मण विरोधी कहा गया कि ये तो ब्राह्मण नहीं है। तो उनका जन्म बंगाल के महिषादल राज्य में हुआ। अपने जीवन के बारे में तो उन्हें खुद लिखा है कि दुखी जीवन की कथा रही। 1921 में महिषादल से अपने गांव गढ़ाकोला आ गए। पिता का असामयिक देहांत हो गया। वे केवल 22 वर्ष के थे कि पत्नी की लौकिक लीला समाप्त होगी। और देखिए दुर्भाग्य, देखिए इस आदमी का, पिता चले गए, पत्नी जो उनका जीवन का साथ थे वो चली गई, बाद में बेटी भी चली गई। वे केवल 22 वर्ष के थे तो पत्नी चली गई। परिवार का बोझ उठाने के लिए उन्हें पुनः महिषादल जाना पड़ा। 22 में समन्वय के संपादक मंडल में सम्मिलित हो गए और रामकृष्ण मिशन के साधुओं के साथ रहने लगे। यहीं से उन्होंने अद्वैत दर्शन का गहन अध्ययन किया। और 23 में जब सेठ महादेव प्रसाद के संपादकत्व में मतवाला का प्रकाशन आरंभ हुआ तो उनके संपादन कार्य में लग गए। मतवाला का मोटो अमी गरल शशि सीकर रविकर, राग विराग भरा प्याला पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। निराला का बनाया हुआ था जो वे स्वयं थे। निराला का नाम मतवाला का तुक है। वस्तुतः मतवाला से ही उनके कवि का नया जन्म होता है। देखिए कि जब ये सब शुरू होता है तो होते कि हम तो वो हैं कि मतलब क्या है, गरल पीने वाले लोग हैं और जीवन की उन सारी विपदाओं का सामना करने वाले हैं। तो फिर सब शुरू होता है और जीवन की विडंबनाएं हमेशा उनका पीछा करती रहती है। जिंदगी ने भी उन्हें कम परेशान नहीं किया, लोगों ने भी उन्हें कम परेशान नहीं किया और उनका जीवन इसी प्रकार के संघर्षों और दुखों में चलता चला। सन 27 से 30 तक वे बराबर अस्वस्थ रहे। बाद में लखनऊ जाकर गंगा पुस्तकमाला का संपादन करते और सुधा में टिप्पणियाँ लिखने लगे। लगता है कि उस समय के सारे बुजुर्गों ने निराला का विरोध करने के लिए कमर कस रखी थी। अब देखिए कितना, मतलब हर कोई उनका विरोध कर रहा है, उनको कभी स्वीकार ही नहीं किया गया, क्योंकि निराला उस पीढ़ी की जो सोच थी, उस सोच के आगे के रचनाकार थे। तभी हम उनको आज पढ़ पा रहे हैं। और जो उस समय निराला का विरोध कर रहे थे उनको आज हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है। उनकी रचनाएं हमें प्रभावित नहीं करती है, लेकिन निराला की कविताएं, उनका लिखा हुआ गद्य, उनकी बाकी तमाम चीज़ें
हमें छूती है, हमारे दिलो दिमाग में कुछ न कुछ चेतना पैदा करती है। अर्थ की मार अलग और पैसा उनके पास। अपने क्रांतिकारी विचारों तथा जाति पाति विरोध के रुख के कारण वे ब्राह्मण समाज में जो अछूत थे, विरोध के सहने की भी सीमा होती है। वे टूट गए, विक्षिप्त हो गए, पर उनके भीतर की सृजनात्मकता लो निरंतर जलती रही। उनकी परवर्ती रचनाओं पर उनका प्रभाव देखा जा सकता है। उनकी समस्त रचनाओं में युगबोध, जाति, जीवन का तेवर और व्यक्तिक यातना का अद्भुत मिश्रण हुआ है। उनकी पहली रचना के नाम और लेखन तिथि के बारे में विद्वानों में मतभेद है। स्वयं निराला जूही की कली को अपनी प्रथम रचना मानते और 1916 में लिखी गई थी। रामविलास शर्मा भारत माता की वंदना पहली प्रकाशित रचना मानते हैं। किंतु महत्वपूर्ण यह कि निराला की उस कवि कर्म को रेखांकित किया जाए जिसमें क्रमागत काव्य परंपरा की भिन्न भिन्न नई नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं। अब ठीक है, उनकी पहली रचना कौन सी थी या नहीं थी, ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि वो कैसे इस रचनात्मक दुनिया में आगे बढ़ते हैं और कैसे एक नई चीज़ हमारे सामने लेके आते पाठकों के सामने, वो महत्वपूर्ण है। मुक्त छंद समूचे स्वतंत्रतावाद युग की आत्मा है, याद रखना हमेशा। छायावाद की आत्मा है, स्वतंत्रतावाद की आत्मा है, क्योंकि वो निराला उस रीतिकालीन बोध से आधुनिक कविता को बाहर निकालते हैं। जैसे गद्य समाज को एक नया नैरेटिव देता है, एक नई भाषा देता है, एक नया माध्यम प्रदान करता है, वैसे ही है मुक्त छंद। क्योंकि पहले की कविता छंद में थी और उसका युगबोध भी उतना ही प्राचीन था, उतना ही मध्यकालीन था। तो उन्होंने छंद, कहते हैं कि शिल्प को तोड़ने के साथ साथ उन्होंने कथ्य को भी तोड़ा। क्योंकि जब नया शिल्प आता है तो उसमें नया विचार भी आता है। कहा ना नामवर सिंह ने कि रूप जो आता है वो एक नए विचार और एक नई सोच के साथ आता है हमेशा। तो निराला उस चीज़ को समझते हुए, उसको डिफाइन करते हुए पाठकों के सामने आ रहे थे। और निराला को हम जब पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे विस्तार से, तो हमें निराला की जीवन कथा और उनकी रचनात्मक कथा दोनों का पता चलेगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और हमारे चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा मोटिवेशन कीजिए। और बाकी ज़िंदगी एक